नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरएमबी की थर्ड यूनिट, जो कि है हमारी इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, सिस्टमेटिक अप्रोच एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इसके साइड में ये बेल आइकन है, इसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप इनका बेनिफिट ले सकें। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी बिल्डिंग सबसे पहले ऐसी होती है। नई जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है और दिखने में वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो अपनी शेप, रंग, रूप सब कुछ चेंज कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे डिफेक्ट्स जो इसमें आते हैं जिससे उसकी सर्विसिबिलिटी बिल्डिंग की कम होती है, उसमें क्रैक्स आते हैं, अलग अलग उसमें डेटेरियोरेशन होता है, पेंट उसका वाइट वाश है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, कोई पार्ट डेमोलिश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो हमारी बिल्डिंग की लाइफ कम होती रहती है। ठीक है, लाइफ का कम होने का मतलब क्या है, हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है जिसमें वो अच्छे से सरवाइव कर सकती है, अपना पूरा सर्विस वो दे सकती है। उसके बाद उसको रिपेयर करना होता है। अगर रिपेयर करने लायक ना हो तो उसको डिमोलिश करना होता है। ठीक है, उसको बिल्कुल तोड़ना होता है। तो यही होता है इसका कारण। इसमें हम क्या करते हैं, ऑल द बिल्डिंग कंपोनेंट्स स्टार्ट deteriorating आफ्टर सर्टेन पीरियड ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, सनलाइट, विंड। ओके, सूरज की जो लाइट है, हवा है, बारिश है या फिर बर्फ़बारी है, तो इन सभी के इफ़ेक्ट जब बिल्डिंग पे पड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो इसीलिए हम रेगुलरली उसको मेंटेन करके रखते हैं जिससे उसकी लाइफ बनी रहती है। ठीक है, सम टाइम देयर मे बी प्रॉब्लम इन बिल्डिंग ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कई बार पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें यूज होता है तो उसकी वजह से भी उसमें डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पुअर वर्कमैनशिप और फॉल्टी डिज़ाइन। ठीक है, इन सभी की वजह से भी हमारी बिल्डिंग धीरे धीरे डिफेक्टिव हो जाती है। दीज डेटेरेशन इफ लेफ्ट अनचेक कैन कोज सीरियस डिफेक्ट इन बिल्डिंग एंड दीज डिफेक्ट कैन बिकम सोर्स ऑफ बिल्डिंग फेलियर। ओके, अगर हम इन सारी चीज़ों को चेक ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर उसको मेंटेन ना करें, तो हमारी बिल्डिंग बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकती है और रहने लायक ये नहीं रहेगी। ठीक है, दिस एडवर्स सिचुएशन कैन अवॉइड और एट लीस्ट रिड्यूस कंसिडरेबली इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट्स। ओके, अगर हम इन डिफेक्ट्स का रीज़न पता कर लें तो अपनी बिल्डिंग को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा काम है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं हमारी बिल्डिंग में और उनके पीछे मेन रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें पता करने होते हैं। हेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर हमें जो कमियां, जो डिफेक्ट्स हमारी बिल्डिंग में आते हैं उनको कम करना है और अपनी बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाना है, तो हमें इनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट to collect information on the basis of which the exact cause of defect can be known, so the effective remedial strategy can be adopted accordingly। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये एक
प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, और उससे जितना भी डाटा होता है वो हम कलेक्ट करते हैं। डाटा कैसा होता है कि उसमें कैसे क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। वो या तो लोड ज़्यादा होने की वजह से होते हैं या फिर वहाँ पे जो नेचुरल इफ़ेक्ट होते हैं उनकी वजह से होते हैं, ठीक है। सर्दी, गर्मी, उसके टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर में जब बदलाव होता है उसकी वजह से भी क्रैक्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता करनी होती है। उसी के बाद हम इसको ठीक करने के तरीके भी अच्छे से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, ये टर्म आपने कई बार मेडिकल लाइन में भी सुना होगा कि किसी पेशेंट को डायग्नोस करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, उसकी बीमारी का पता लगाना, उसके अंदर क्या बीमारी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कोई हड्डी टूट जाती है, ब्रोकन बोन होती है, तो उसके लिए हमें एक्सरे करना होता है। तो हड्डी कहाँ से टूटी है, उसका फ्रैक्चर है या बिल्कुल अलग हो गई है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं एक्सरे के द्वारा। तो ऐसे ही डायग्नोसिस क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में जो क्रैक होते हैं या कोई डिफेक्ट होता है तो वो किस वजह से हुआ है, उसका मेन कारण पता करना होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसका एक रिजल्ट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस। The general approach of diagnosis the defect in a structure is to critically analyze all the probable cause of defect and ultimately identify the true cause. ओके, तो जितना भी उस पर इन्वेस्टिगेशन हमने किया है उन सभी डाटा को हम इकट्ठा करते हैं और इसके पीछे जो डिफेक्ट हमारी बिल्डिंग में आते हैं वो किस वजह से आते हैं, मेन रीज़न वो हम पता करते हैं, ठीक है। तो मेन बीमारी का कारण हमें पता लग जाता है, तभी हम उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट किस वजह से आ रहा है उसका कोज पता करने के लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ डिफेक्ट, किस सोर्स की वजह से वो डिफेक्ट आ रहा है वो पता करने के लिए। ओके, टू क्लासीफाई द डैमेज एज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। ओके, बिल्डिंग में जो डैमेज है वो स्ट्रक्चरल है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, जैसे कॉलम बीम से बनते हैं हमारा है फ्रेम, ठीक है। फ्रेम से हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब आपका क्रैक, मान लीजिए कोई बीम में क्रैक आया है जो कि कंप्लीट बीम के अंदर हो, ठीक है, तो काफ़ी डेंजरस होगा। अगर कोई क्रैक हमारा ओनली प्लास्टर में है, ठीक है, जो कि पूरी दीवार को भी पार नहीं कर रहा है, तो वो नॉन स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है, जिससे हमारी बिल्डिंग में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला हमारा स्ट्रक्चरल, जो पूरे स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता हो, और नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हमारा जो ज़्यादा डिफेक्ट ना करे, जैसे वाइट वॉश ज़्यादा सीरियस डिफेक्ट नहीं होता, तो ये भी हमारे नॉन स्ट्रक्चरल में आते हैं, ठीक है। टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन की वजह से क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और एनी अदर रीजन, ठीक है। जितनी भी रीजन है उन सब की वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं वो हमें पता लग जाते हैं। टू असेस द रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और उसके कंपोनेंट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए। टू असेस द रिहेबिलिटेबिलिटी, अगर कोई डैमेज स्ट्रक्चर है उसके हम चेक करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो रहने लायक है या नहीं, ठीक है। टू prioritize the defective elements as per urgency for repair, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि किस एलिमेंट जो बिल्डिंग का कंपोनेंट है उसको रिपेयर करना बहुत अर्जेंट है, या हम उसको कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद डिले करके भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पार्ट हो जिसको हमें अगर डिले कर दिया और उसकी वजह से बिल्डिंग गिर जाए तो वो गलत होगा। हमें इसीलिए
अर्जेंट जो हमारा काम होगा, बिल्कुल ज़रूरी होगा, तो उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है। ठीक है। टू सेलेक्ट एंड प्लान द इफेक्टिव रेमेडी। अब जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो उसके बाद हमें एक प्लान तैयार करना होता है उसके रिपेयर के लिए, इफेक्टिवली रेमेडी के लिए। ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब है सिस्टेमेटिक अप्रोच और प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सिस्टेमेटिक अप्रोच होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। Investigation of defects in building structure are required to collect the information on the basis of which diagnosis is done। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसी के इंफॉर्मेशन के बेस पे हम उसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है। इफ इट इज़ नेसेसरी दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट इज कैरिड आउट इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है एक साइंटिफिक तरीके से पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट शुड बी वेल प्लान्ड। जो हमारा अप्रोच हो, सबसे पहले अच्छी प्लानिंग के थ्रू उसको करना होगा। पहले एक प्लान तैयार करना होता है। ठीक है। इट शुड बी थोरो एंड टाइमली। ठीक है। कंप्लीटली बिल्डिंग का होना चाहिए और टाइमली, विद इन टाइम ये जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। इट शुड एग्जामिन ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है। डिफेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी को हमने चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है। ठीक है। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली डिसाइड। ठीक है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसका स्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेशन शुड हैव साउंड एंड थोरो नॉलेज अबाउट ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स। ठीक है। पूरी नॉलेज हमें उसकी होनी चाहिए, जितने भी उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल्स एंड किट्स। ठीक है। जितने भी ज़रूरी टूल्स और किट्स हैं उनके द्वारा ही हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ठीक है। अब है कुछ स्टेप्स जो कि हम यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के दौरान। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर। ठीक है। सबसे पहले हमें पता होता है कि कोई बिल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए जब उसको बोला जाता है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर मेरी बिल्डिंग या मेरा कोई स्ट्रक्चर है, घर है, वो डिफेक्टिव हो गया है। तो आप मेरे से पूछेंगे क्या डिफेक्ट आया है। सबसे पहले आप वर्बली मेरे से पूछेंगे क्या डिफेक्ट है जो आप मेरे पास आए हो। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि उसकी छत में क्रैक आ गई है, उसकी पैरापेट वॉल है वो गिर गई है, या फिर दीवारें हैं उसमें क्रैक आ गए हैं, या कोई पार्ट उसकी ब्रिक मैसनरी है वो टूट गई है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं बताऊंगा। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप मेरे घर पे आते हैं और देखते हैं फिजिकली आके कि क्या क्या डिफेक्ट उसमें आए हैं। ठीक है। फिर है टेस्टिंग ऑफ ऑल द मटेरियल इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर। अब बिल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसकी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, जिसमें डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। ठीक है। स्ट्रक्चर का बिना डिस्ट्रक्ट किए, बिना उसको तोड़े हम उसमें टेस्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके। डिटेल डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट। जितने भी डिफेक्ट हमारी बिल्डिंग में है उन सभी को हमें डायग्नोस करना होता है। ठीक है। स्टडी ऑफ ऑल द अवेलेबल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके साइट पे अवेलेबल हैं, उस बिल्डिंग के अवेलेबल है, उन सभी की डिटेल स्टडी हमें करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, उसकी ड्राइंग होती है। ठीक है। उसके कंपोनेंट के साइज, डायमेंशन, सारी चीज़, उसमें मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट पता होनी चाहिए, उससे हम उसकी स्टडी करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोडिंग। ठीक है। बिल्डिंग पे, बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे कितनी एक्चुअल लोडिंग आ रही है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। चेकिंग द डिज़ाइन एंड टू सी इफ़ देयर इज़ एनी एरर। ठीक है। जो भी डिज़ाइन है बिल्डिंग का उसको हमें अच्छे से चेक करना होता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं थी। ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। मौसम की वजह से
इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स जो भी हो सकते हैं बिल्डिंग पे, वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं। एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेंबर एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर होता है हमारे मेंबर का, वो करना होता है। रिलेवेंट रिपेयर एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की रिपेयरमेंट की तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि हम अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।